अतिक्रमण पर विराम, बुलडोजर के पहिए जाम। महिला की मौत ने क्या वाकई में बुलडोजर के पहियों को थाम दिया? अवैध अतिक्रमण से नदियों के मार्ग रोक दिए गए, नियमों का दुरुपयोग हुआ, लेकिन इस कार्रवाई के खिलाफ सियासत अलग, लेकिन मानवीय पहलू अलग। सवाल कई खड़े हो रहे हैं। मॉनसून सीजन सर पर है और जनता बुलडोजर से त्रस्त है। सवाल इसलिए भी कि खुले आसमान के नीचे रहने को जब मजबूर होंगे तो फिर इसका जिम्मेदार कौन? वहीं दूसरी तरफ एक महिला की मौत की खबर ने मानवता के लिहाज से सवाल भी खड़े कर दिए। इस कार्रवाई के दरमियान माना जा रहा है कि अपने घर को ढाता देख महिला को अटैक आ गया और फिर उसके बाद सियासत ने भी सवाल खड़े किए कि उस मासूम बच्चे का क्या कसूर जिसकी मां इस हालात को देखकर अपनी जिंदगी खत्म कर देती। सवाल वाकई में गंभीर है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे कि आखिरकार बुलडोजर की यह कार्रवाई कितनी जायज। पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। राजधानी दून में अवैध अतिक्रमण पर चल रहे बुलडोजर के पहिए थम गए हैं, क्योंकि बुलडोजर की इस कार्रवाई को देख लोगों की जिंदगी पर बनाई है। आलम यह है कि एक महिला की हृदय गति रुकने से मौत हो गई, जिसके बाद अतिक्रमण हटाने वाली टीमों ने अपनी कार्यवाही को रोक दिया है। मगर इस पर सियासत नहीं रुक रही है। विपक्ष महिला की मौत की खबर के बाद सियासी बेरुखी पर अपनी नाराजगी बयां कर रहा है। आपको बता दें कि रिस्पना नदी किनारे अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई एनजीटी के आदेश पर चल रही थी, जिसमें नगर निगम ने रिस्पना नदी किनारे काठ बंगला बस्ती से लेकर मोथरो वाला के बीच के 13 किलोमीटर भाग पर 27 मलिन बस्तियों का सर्वे किया था। इनमें साल 2016 के बाद 524 अतिक्रमण पाए गए थे, जिनमें 89 अतिक्रमण नगर निगम की भूमि पर, जबकि 12 नगर पालिका मसूरी और 11 राजस्व की भूमि पर पाए गए। तो दूसरी तरफ नगर निगम के नियंत्रण में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जिस भूमि को एमडीडीए के नियंत्रण में दिया गया था, उस पर 414 से ज्यादा अतिक्रमण होने की बात सामने आई है। नगर निगम ने चिन्हित अतिक्रमण हटा दिया और अब एमडीडीए का बुलडोजर हरकत में आ गया है, लेकिन इस कार्रवाई में अचानक ब्रेक लग गया है। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी इस कार्रवाई को जायज बता विपक्ष को सियासत न करने की नसीहत दे रहे हैं। कहीं ना कहीं तो हमें रोक लगानी पड़ेगी। जिस प्रकार से लगातार नदियों के अंदर तक लोगों ने आवास बना लिए हैं और हमने पूरी कोशिश की है कि जो लोग, क्योंकि सरकार ने एनजीटी के अंदर एक एफिडेविट दिया था कि हम 11 मार्च 2016 के बाद जो लोग बसे हैं उनको वहाँ से हटाएंगे, और बहुत छानबीन के बाद मेरे यहाँ भी कई नोटिस दिए गए थे, लेकिन हमने जब उनको दोबारा रिव्यू करवाया, उनके पेपर वहाँ पर दिए गए तो करीब 29 लोग उसमें से बचे, क्योंकि सिस्टम हमारा इतना बिगड़ा हुआ कि एक साइड से उसको नोटिस दिए गए और उसके बाहर आए तो 3-4 लोग मेरे यहाँ भी प्रभावित हुए हैं। सुबह हम 9 बजे पहुँच गए थे यहाँ पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा यहाँ से सभी को फ़ोन गया हुआ था कि सब लोग मौके पर वहाँ पर जहाँ पर ये अतिक्रमण हटाने की बात हो रही है वहाँ पर हम लोग सभी वहाँ पर पहुँचेंगे उनको। तो चूँकि हमारे मसूरी विधानसभा का क्षेत्र था काठ बंगला और रायपुर के उसके नदी के उस पर रायपुर विधानसभा में पड़ता है, लेकिन दोनों जगह के क्षेत्रीय न वहाँ के विधायक मौजूद थे और न वहाँ के जनप्रतिनिधि। उत्तराखंड में मानसून का सीजन दस्तक दे चुका है।
ऐसे में प्रशासन की इस कार्रवाई से लोगों को सड़कों पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन अपना कड़ा रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट के फैसले की आज्ञा मान रहा है। अब देखना होगा कि क्या अतिक्रमण हटाने से पूर्व ये बुलडोजर रुकेगा या अतिक्रमण पर ऐसे ही कार्रवाई देखने को मिलेगी। देहरादून से अभय कैंतुर की रिपोर्ट। तो बुलडोजर को लेकर पहले ही सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन एक महिला की मौत ने इन सवालों को और गंभीर कर दिया। सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा ये तीनों मेहमान हैं। आपकी स्क्रीन पर कुंवर जपेन साहब हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं। आशीष नोटियाल जी, कांग्रेस के युवा चेहरे हैं। नरेंद्र सेठी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत करीब से दून की आबोहवा को बिगड़ते हुए इन्होंने देखा है। बिगड़ते हुए, मैं ये क्यों कह रहा हूं मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले कुंवर साहब, इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करूंगा। मेरी आवाज आ रही है कुंवर साहब? जी आ रही है तिलक जी। कुंवर साहब, इस दून को बनते बिगड़ते हुए आपने भी देखा है, नहीं? जी, बिल्कुल, बहुत करीब से देखा है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते भी देखा है आपने। मैं पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। इस तस्वीर को देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। इजाजत है? बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा ये तस्वीर प्ले करिएगा। कुंवर साहब जरा ध्यान से देखिएगा। एक मासूम बच्चा है और अपनी मां की लाश के पास खड़ा है। बताया जा रहा है ये इसी की मां है। ये इसी की मां बताई जा रही है जिसने दम तोड़ा है। और मासूम की उम्र अगर अंदाजा लगाया जाए तो शायद 4 साल या 5 साल हो सकता है, उससे भी कम। कुंवर साहब आप स्क्रीन पर। कुंवर साहब देखी तस्वीर? निश्चित तौर पर बहुत ही एक आघात देने वाला ये जो आपने मंजर दिखाया है, कोई भी इंसान हो निश्चित तौर पर उसे ये अच्छा नहीं लगेगा। और जिस परिवार के आपको अफसोस हुआ इन तस्वीरों को देख के? बिल्कुल बिल्कुल। गुस्सा आया आपको इन तस्वीरों को देख के? किसे देखिए, किसे अफसोस नहीं होगा? ऐसा दृश्य देखकर किसे अफसोस? तो आपको इस बात का आभास नहीं था कि अगर आप ये कार्रवाई करेंगे तो ये आलम भी हो सकता है? देखिए, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई एक अलग विषय है। वो निश्चित तौर पर अगर उसमें कोई आदेश है तो अतिक्रमणकारियों के चिन्हित क्या कोर्ट का ये भी आदेश था कि बिना इनको घर दिए सबको उजाड़ दीजिए? लेकिन जिस तरह से ये कुंवर साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या कोर्ट ने ये कहा है कि किसी को भी घर मत दो, इनको उजाड़ दो? कोर्ट ने ये कहा है बिना घर दिए इनका बुलडोजर चलाओ? तिलक जी, अतिक्रमण एक अलग विषय है। अतिक्रमण को लेकर बहुत बार देहरादून के अंदर कार्रवाई हुई है, प्रदेश के अंदर कार्रवाई हुई है। ये एक अतिक्रमण से संबंधित विषय है कि अतिक्रमण नहीं होने चाहिए, और अगर राजनीतिक कारणों से ये अतिक्रमण हुए हैं तो निश्चित तौर से हम खुले तौर पर कह रहे हैं कि वो अतिक्रमण कराने वाले प्रत्येक वो नेता, चाहे वो किसी भी दल से संबंधित। कुंवर साहब, मैं नाम भी ले लूंगा, आप नाम लेने से डर रहे हो? मैं नाम भी ले लूंगा उन लोगों के, अगर आप चाहोगे तो। हमने खुले तौर पर आशीष नोटियाल जी की पार्टी वालों के भी और आपकी पार्टी वालों के भी हम कहीं इनकार नहीं। मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा कि ये कोर्ट के आदेश पे हो रहा है सब कुछ, आप ये कह रहे हैं, और कोर्ट ने ये कहा है कि बिना घर दिए सबके घर तोड़ दो। देखिए, कोर्ट का आदेश अपनी जगह है, लेकिन कोर्ट के आदेश से जब कोई कार्रवाई होती है तो हम इसके हक में बिल्कुल भी नहीं है कि जिस तरह की कुंवर साहब, आप कोर्ट के आदेश को ढाल बनाकर जो है मानवीय जिंदगियों से खेल रहे हैं। नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। तो फिर ये महिला की जान कैसे गई? लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसकी है सर? निश्चित तौर पर अगर किसी की जान जाती है तो निश्चित तौर पर एक दुखदाई विषय है उस परिवार के लिए भी। उस माँ का साया छिन गया उस बच्चे के सर से। हम मानते हैं ये बहुत हृदय विदारक घटना है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और घरौंदा किसी का भी टूटे, चाहे एक गरीब का टूटे तो या सर किसकी जिम्मेदारी है?
नेहरू की इंदिरा गांधी की किसकी? सबको होता है, नेहरू की इंदिरा गांधी की किसकी जिम्मेदारी है? पर ये जिम्मेदारी बनती है और हम इस जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे हैं। लेकिन सर, अतिक्रमण भाग नहीं भी रहे? एक बहुत वो महिला की मौत चिंतनीय हो गई। विषय है। महिला की मौत हो गई कुंवर साहब, उसके बच्चे के सर से मां का साया हट गया। ये नहीं होना चाहिए था, ये तो क्यों हुआ? बहुत दुखदाई है, बहुत ये दुखद घटना है। तो कुंवर साहब, इसका मतलब नहीं ये होनी हुआ चाहिए। कि आपने कोई व्यवस्था की ही नहीं थी इन लोगों के लिए। सवाल तिलक जी व्यवस्था का नहीं है, आप टेक्निकल चीजों को समझें कि एक तरफ अतिक्रमण और दूसरी तरफ आप व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, तो उन्हीं व्यवस्थाओं के तहत चाहे कोई भी नेता की आशीष नोटियाल जी, आप लोगों के वोट बैंक की सियासत ने ये आलम कर दिया देहरादून का। कुंवर साहब जितना समझा पा रहे हैं वो यही है। जवाब दीजिए आप। भाई, और आज आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। सबसे पहले तो एक महिला की जो मौत हुई है उनके लिए हमारी पूरी सहानुभूति है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और लेकिन जो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, आप बताएं, ये लोग तो 900 किसानों की मौत के भी हत्यारे हैं, 900 किसानों के हत्यारे भी हैं, आज महिला के हत्यारे भी हैं। और आप जो बात कर रहे हैं, देखिए जिसने भी अगर ये बताया, महिला की हत्या है जैसे आप कह रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार आप भी हैं आशीष जी। बिल्कुल बिल्कुल उसका वो हत्यारा है जिसने उस जगह में कब्जा करने दिया। जगह में कब्जा करने किसने दिया, क्यों नहीं उस टाइम पे रोक लिया जाता? आज ये स्थिति क्यों आती है, इस बात को भी देखना होगा, चाहे उसकी पार्टी का हो। आपको अगर कार्रवाई करनी है तो उस नेता पे भी कार्रवाई करो जिसने उन लोगों को बचाया उस जगह पर, जिसने कुछ पैसों के खातिर लोगों की जान से खिलवाड़ किया है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो नेता किसी से बिलोंग करता हो। कैसे कब्जे हो जाते हैं बताएं? आप अपने वोट बैंक के लिए कब्जा करवाते हैं, उसके अपना वोट लेने के बाद उनके मकान तोड़ने चले जाते हैं। किसका दायित्व है आप बताएं? क्या सरकार का दायित्व नहीं है कि आप उनको जो लोग हैं जिनके मकान तोड़ रहे हैं उनकी पहले व्यवस्था करें? अगर नहीं कर सकते हैं आप तो फिर आप उजाड़ने का अधिकार नहीं है आपको, किसी के बन बनाए घर उजाड़ने का आपको कोई अधिकार नहीं है। और जिसने बसाया उसकी भी जांच होनी चाहिए, कौन विधायक है, कौन है जिसके सारे नालों में बसते हैं, उनकी भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने वोट बैंक में तो आप लोग जानते हैं, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो, लेकिन आप जो पहुंच से आती है तो इनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। आप बताएं, बेचारे छोटे छोटे बच्चे बहस तो आनी चाहिए यार, एक आप लोगों में इंसानियत कहाँ आ गई? गवर्नमेंट नहीं आता सुरेंद्र भाई। अगर भाजपा की इंसानियत नहीं होगी क्या आपके अंदर? अगर भाजपा ज्वाइन करी तो इंसानियत नहीं मर गई क्या आपकी? बहुत बुरी बात है। एक महिला की मौत हो गई है, आप बताएं कि गरीब आदमी को रहने का अधिकार नहीं है, आप बोल दें, मार दो सारे गरीबों को। आप गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा रजिस्ट्री की जमीन? बताएं, गरीब आदमी पर इतना पैसा होता है कि लाखों रुपए, हजारों रुपए गज की जमीनें हो रही है, कैसे जमीन खरीद लेगा अपने लिए? वो कैसे मकान बना देगा? और उसे जीने का अधिकार नहीं है तो सबको एक साथ खड़ा करे मार दो आप। इस तरह काम नहीं होता जिस तरह आप लोग काम कर रहे हैं। अगर राज्य नहीं चला सकते आप, तो अगर सत्ता में आपको रहने का कोई अधिकार नहीं है, आप चाहिए आपको, अगर आपके बस का काम करना नहीं है, लेकिन इस तरह जान मत गया उन्होंने की योजना काम कर रहे हैं। कोई इंसानियत नाम की चीज नहीं। हम ये नहीं कहते कि कौन सी विभाग ने बताया, जिसने बताया आप उसमें भी कार्रवाई करें। आप किसी का बेचारे घर परिवार उजाड़ने का काम कर रहे हैं, भूपेंद्र भाई, शर्म आनी चाहिए आप लोगों। आप ऐसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, समझ रहे हैं, जो तानाशाही पार्टी है, पर आपके अंदर भी कुछ इंसानियत होनी चाहिए। आपको समझना चाहिए परिवार को। सेठी साहब देख रहे हैं आशीष जी को और जपेन साहब को, कुंवर साहब और आशीष जी कह रहे हैं एक दूसरे को शर्म आनी चाहिए। वो कह रहे हैं इनको और वो कह रहे हैं इनको, और ये टिकट उन्हीं को देते हैं। आशीष जी की पार्टी टिकट उन्हीं को देती है जिन पे आरोप लगता है कि इन्होंने मलिन बस्तियों में जाकर जो अवैध अतिक्रमण करवाया। बोले पानी का कनेक्शन उन्होंने ही दिलवाया है ना, बिजली का कनेक्शन उन्होंने ही दिलवाया। मैं नाम ले लूंगा आशीष नोटियाल जी, रुक जाइए। जपेन साहब समझ गए मैं क्या कर रहा था, इसलिए वो खामोश हो गए। उनको भी मालूम है, मैं उनके वालों के भी नाम ले लूंगा, है ना। तो इसलिए ये मत बोलिए, लेने भी चाहिए। हम आपसे सहमत हैं, जो गलत है वो गलत है। और सेठी जी, ये दून को बर्बाद करने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, एक महिला की मौत हो गई। सेठी साहब, आशीष जी ने एक बात बहुत ही मारक बात कही है और वो बिल्कुल जस्टिफाइड है।
कि इसकी जड़ में जाना चाहिए कि ये शुरुआत हुई कहां से। बात ये नहीं कि आज उस महिला की मौत हो गई, बात यह है कि आप ये ढूंढिए कि ये शुरुआत करवाई किसने। वो तो पहले ही कह रहे हैं उस बात को, उसमें चाहे फिर किसी भी दल का नेता है। अब हम इसके ऊपर अगर डिबेट करें और ये मानवीय पहलू तो बिल्कुल जरूर है, वो वहीं से शुरू होता है। फिर आशीष की बात हुई कि आपने जहां पहले इसकी नींव रखी, इस मलिन बस्ती की, इस अवैध अतिक्रमण की नींव किसने रख पाई? कोई भी सभ्य समाज जो है, आप देखिए किसी भी शहर, समुदाय या समाज की तरक्की जो है, उसकी जब बुनियाद अगर तलाशनी हो तो अनुशासन की आपको नमी जरूर नजर आएगी वहां पे। हमें इतना संजीदा होकर ये जरूर देखना पड़ेगा, हम केवल कहीं वोट बैंक की राजनीति तो नहीं करते, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। हमें केवल एक ऐसा चश्मा लगा के देखना पड़ेगा कि आज आपने बता दिया, आपके 4 साल गुजरे, उसके बाद आपने बुलडोजर चला दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ऐसा बनाइए, आइडेंटिफाई कीजिए उत्तराखंड का 70% भाग वन विभाग है, 30 रिहायशी है, और अभी भी बहुत बड़े एरिया जो है वो, उसको जैसे नए शहरों को बताने की बात हो रही है, एक छोटी टाउनशिप लाने की बात हो रही है, तो क्यों नहीं हम इन मलिन बस्तियों को भी एक एकोमोडेट वहां पे करते, जिससे कि ये वाला जो हमेशा के लिए जो सिलसिला है वो उसी पे एक विराम लग जाए। कभी आपने सुना कि चंडीगढ़ में, मोहाली में ऐसी कोई समस्या उभर के आई है? तो हम घूमने तो सब जगह जाते हैं, हाँ। हम सोचते हैं कि उस तर्ज को, उस पैटर्न को एडॉप्ट किया जाए, तो क्या उसमें से थोड़ी सी भी सीख नहीं ले सकते हम ये बहुत ही मानवीय पहलू है कि भाई ठीक है, उस महिला की मौत हो गई, लेकिन मैं इस चीज से भी, देखिए कोर्ट का एक ऑर्डर है कि इसको हटाया जाए। अब आप अगर ये कहिए कि अगर बोर्ड परीक्षा का परिणाम जिस समय घोषित होता है तो किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया तो बोर्ड परीक्षाएं थोड़ी बंद हो जाएंगी। नहीं सेठी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, ये कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये घड़ियाली आंसू क्यों बहाए जा रहे हैं कि हाय तौबा, हमने तो कभी कुछ ऐसा सोचा ही नहीं था। बसाया जिन्होंने, बिजली के कनेक्शन जिन्होंने दिए, सीवरेज लाइन जिन्होंने बिछाई, वो कह रहे हैं कि हम जो है हमारा दिल पसीज रहा, देखो हम नहीं चाहते कार्रवाई हो। हाँ, देखिए उन्होंने आशीष जी ने बेबाकी से बात तो स्वीकार की, कही भी उन्होंने कि इसकी जड़ में जाना चाहिए कि इसका बीजारोपण कहां होगा। नहीं तो समाधान क्या है सर? ये बुलडोजर के आगे तो खड़े हो जाते सारे मिलके, कहते कि वोट हमें ही देना, हमने तुम्हारे बुलडोजर को आया था। हाँ, तो ये रीति रिवाज तो उसका तो फिर कहीं इतिश्री करनी पड़ेगी ना, उसको खत्म करना पड़ेगा, उसका उन ऐसे वाले रिवाजों का पीपल पानी भी करना पड़ेगा कि आप जब चुनाव आए तो बुलडोजर के आगे खड़े हो जाओ, उसके ऊपर चढ़ जाओ, और उसके बाद आप दोबारा उनको वहां पे बिजली के, पानी के सब कनेक्शन भी दे दिए जाएं, गैस के कनेक्शन भी दे दिए जाएं। नहीं, बात आपकी सही है कुंवर साहब, लेकिन मैं अभी भी मूलतः उसी सवाल पर टिका हूं जो बात सेठी साहब कह रहे हैं, इसका समाधान वही है जी। आपने कहा, देश के प्रधानमंत्री ने कहा 2022 तक सबके सर पे छत होनी चाहिए जी। ये छत उजाड़ने का कॉन्ट्रैक्ट तो लिया नहीं था आपने, देखिए कि छत उजाड़ने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। और अगर आप ये छत तोड़ रहे हैं, मेरा सवाल ले लीजिए, अगर आप किसी के आशियाने को तोड़ रहे हैं तो पहले बना के दीजिए फिर तोड़िए, ये आपको अधिकार किसने दिया? तिलक जी, ये आप भारतीय जनता पार्टी पे ताना मत मारिए। नहीं, मैं ताना नहीं मार रहा, मैं सवाल कर रहा हूं सर आपसे। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो गरीबों के लिए निरंतर 2014 के बाद से आशियाने बनाने का काम कर रही है। सर ये आशियाने तोड़े जा रहे हैं आपके राज में, आप कह रहे हो कि हम बनाने का काम कर रहे हैं, तो महिला की मौत की जिम्मेदारी किसकी बनती है बता दीजिए ना। आप हमारी बात तो पूरी होने दीजिए। 6 करोड़ से ज्यादा आशियाने बने हैं और अभी 3 करोड़ आशियानों की और घोषणा हुई। रही देहरादून के संदर्भ में, हम देश की बात कर रहे हैं, उसमें उत्तराखंड के हिस्से में भी वो आशियाने आते हैं जो उत्तराखंड में बने। इनको आशियाने नहीं मिल सकते थे? आप हमारी बात पूरी होने दीजिए। आप उससे सहमत हो ना हो वो एक अलग विषय है, लेकिन आप सुनिए तो सही। जब ये मलिन बस्तियों के अतिक्रमण का विषय आया तो हाई कोर्ट का क्लियर इंस्ट्रक्शन थे कि इन बस्तियों को खाली कराया जाना है, और साथ ही साथ जिन लोगों के अधीन ये बस्तियां बसाई गई, वो नेता चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, या किसी भी और दल का हो, उन्होंने जो अपने वोट बैंक के स्वार्थ की खातिर इन लोगों को अवैध रूप से बसाया है, उन लोगों को भी चिन्हित किया जाए। तो वहां कांग्रेस नंबर 1 पे आती है कि कांग्रेस ने ये एक साजिशन करा, अपने वोट बैंक के लिए करा। हमें दुख है कि इस तरह से बंगाल नदी के किनारे जितने भी आशियाने बसे हुए वो सारे कांग्रेसियों ने बसवाए, अधिकतर, मैक्सिमम 90%।
90% ये आप भी जानते हैं कि उसमें कांग्रेसी नेताओं के ही नाम हैं और उन्हीं के काम हैं। मैं नाम लूंगा। अब रुक जाइए, रुक ना ना ना, मेरे साथ नहीं, मेरे साथ नहीं हो पाएगा, मेरे साथ नहीं हो पाएगा। आपने कहा तो मैं नाम लूंगा। अब मैं नाम लूंगा जिनके क्षेत्र में ये सारे के सारे विधायक जो आते हैं उनके नाम ले लेता हूं मैं। नंबर 1, राजपुर रोड पे जाता हूं, खजानदास जी आपके विधायक हैं कि नहीं है? वहां से राजकुमार, पूरा नाम लूंगा, पूरा नाम लूंगा। आपने अधूरा सुना, राजकुमार पूर्व विधायक। आप सुन लीजिए, लेता जाऊंगा। रायपुर काऊ, उमेश शर्मा काऊ, और उससे पहले, है ना सर, जिम्मेदारी सबकी बनती है सामूहिक। अभी रिस्पना से बिंदाल और बिंदाल से लेकर अभी पूरा आपको देहरादून घुमाई देता हूं मैं, आप कह रहे हो तो, है ना। दिनेश अग्रवाल जी कहां है? अब कहां है पूर्व मेयर साहब? कहां है चमोली जी? अब दिनेश अग्रवाल जी तो कभी मेयर नहीं रहे। मैंने मेयर की तो बात ही नहीं की सर, मैंने तो चमोली साहब की बात की, कांग्रेस के विधायक। मैंने तो चमोली साहब की बात की, मनोरमा शर्मा डोबराल की बात नहीं कर रहा मैं, चमोली जी की बात कर रहा हूं। किसके थे मेयर? चमोली जी ने अतिक्रमण बसाने में। तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी थी सर, मुझे बता दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अब ये मत बोलिएगा कि पहली मेयर मनोरमा शर्मा डोबराल जी की जिम्मेदारी थी ये। आपने कहा ये आप ही के नेता हैं सर, सारे मिले हुए जिनके मैंने नाम लिए, या तो फिर उनके शय पर हुआ होगा या फिर अनुशासन ने काम नहीं किया शासन ने। तो ये उत्तराखंड बनने के पहले ही हो चुका, जब उत्तराखंड बना नहीं था और भारतीय जनता पार्टी के आशीष नोटियाल या नेतृत्व पूरी तरह से कांग्रेस या क्षेत्रीय दलों का राज हुआ करता था उत्तर प्रदेश के अंदर। ये खेल तो तब कांग्रेस कर चुकी। आशीष नोटियाल, खेल तो आप लोगों ने इल्जाम लगाने से, इल्जाम तिलक भाई, एक दूसरे पे इल्जाम लगाने से कुछ नहीं मिलता। गरीबों के आशियाने टूट रहे हैं। आज हम सबका काम है कि उनके लिए क्या व्यवस्थाएं बन सकती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 4 करोड़ मकान बना दिए हैं, 3 करोड़ और बन रहे हैं। आप 3 करोड़ में 250-300 मकान इनको दे दो और उसके बाद 250-300-500 लोग हैं, आप उन 3 करोड़ में 500 मकान इन लोगों को दे दो, 500-700 हजार जो भी देने पड़े। उसके बाद आप लोग इन जगहों में अधिकारी नियुक्त कर दो। अगर इनसे कोई अतिक्रमण करेगा इन जगहों में तो वो अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। करना तो पड़ेगा समाधान, कि आपस में लड़े कि मैंने किया तूने किया, इसमें लड़ते रहे। जनता को समाधान चाहिए। आज जिनके मकान टूट रहे हैं, देखो दर्द को समझो। सिर्फ तोड़ देना समझदारी नहीं, आप तोड़ देंगे कहां जाएगा गरीब आदमी बताएं? क्या वो गरीब है तो जीने का अधिकार नहीं है? क्या उसको एक सड़क किनारे खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए कि तू गरीब क्यों बना, तू चोरी खरीद पा रहा? तो अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों आशीष जी, नेताओं पर क्यों ना हो? बिल्कुल होनी चाहिए। जो उस जगह में बसाएगा, एक पुलिस जैसे फोर्स होती है, एक कोई भी डिपार्टमेंट में जो अधिकारी होगा उसके अंदर में कुछ लोग होंगे, और उन जगहों में अगर कोई बसता हुआ पाया गया दोबारा आने वाले समय में तो उसके ऊपर आप कार्रवाई करें। कैसे बस गया बताएं, उसका जवाब देना पड़ेगा। ऐसे ऐसे करें। आज आप इनको व्यवस्थित चलो कर देते हैं, मान लो आज इनको सरकार जगह दे देती है, कल को फिर नए बस जाएंगे इन जगहों में, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो इन जगहों को जिसके क्षेत्र में आता है, चाहे पार्षद के क्षेत्र में आता है, चाहे किसी के भी आता है, चाहे विधायक के आता है, इन लोगों को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी कि यहाँ आगे से कोई नहीं बचेगा और हम बसने देंगे। जल्दी से फिर सेठी साहब के पास जाओ। निश्चित तौर पर कांग्रेस को अपना ये गुनाह कबूल करना चाहिए कि अपने वोट बैंक के स्वार्थी खातिर क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कांग्रेस को गुनाह कबूल करना चाहिए कि और देश चला दिया, क्या बात कर रहे हैं? जो घटनाएं हुई हैं छीनने का काम किया है, खिलाफ सरकार के हाथ बंधे हुए होते हैं। अतिक्रमण का आपके ज्यादा बंधे हुए 12 साल हो जिम्मेवारी लेनी चाहिए और अपना कबूल करना चाहिए। गुनाह कबूल करिए, साहब कह रहे गुनाह कबूल करिए, हमारा कोई गुनाह नहीं है, हम तो सिर्फ उजाड़ रहे हैं। दीपेंद्र भाई, गरीब की समस्या का समाधान कहाँ बोला आपने? क्या समाधान है ये बताओ। आज जो टूट रहे क्या तोड़ देना चाहिए, उनको सड़क में छोड़ देना चाहिए? तो जहां जाता है जा, हमें पैसे कोई लेना देना नहीं, तो गरीब है, तुझे मरने के लिए पैदा हुआ है, क्या ये काम करना चाहिए?
अरे कुछ तो दया करो, आप सरकार बनाई है आपने कहा हम गरीबों को घर देंगे 2022 तक, हर किसी से अपना मकान होगा, ये बोला आपने। आप स्टार्टिंग वाले मकान उनको दे देने का ना, 2014 से पहले कांग्रेस गरीब और गरीबी का कुछ ना कुछ इंतजाम कर देती, लेकिन कांग्रेस गरीब और के रूप में इस्तेमाल। ये तो कह रहे हैं कि जुल्म कबूल करो, कुंवर साहब कह रहे हैं जुल्म कबूल करो कांग्रेस कि हमने गरीबों को बता दिया, जुल्म कबूल करे। अगर विल पावर होती है ना तो कुछ भी हो जाता है। यहाँ के मूल निवासियों के लिए हाई कोर्ट ने जो यहाँ का आरक्षण था उसको रोक लगा दी थी, सरकार ने विधानसभा में वो नियम ही बदल दिया। हाँ। इच्छा थी यहाँ के आरक्षण देने की ना, महिला आरक्षण देने की 33% और आरक्षण। अगर मंशा हो आपको बिल्कुल वो करना, आपने जो पहले बात कही कि उजाड़ने से पहले बचाने का इसका खाका तैयार होना चाहिए था, तो इसी तरीके से अगर आपने उनको विस्थापन उनका करना है, पीढ़ी बांध बना था उस समय पहले सीधा उजाड़ कर थोड़ी फेंक दिया था, पहले उनके विस्थापन की बात करी थी, बाद में बांध बना। आप यहाँ पे कोई भी चीज किसी भी चीज को अमल में लेके आएंगे तो पहले उसके विस्थापन की नीति बनाइए। उन्होंने अवैध अतिक्रमण किया, कुछ भी किया, वो बसे थे इस तरीके की, ताकि आज एक मौत हुई है कल और ना हो, और अगर आपने महसूस ना किया हो संवेदनशीलता को तो आपने कार्रवाई रुकवाई क्यों? आप जारी रखते, आपने कार्रवाई रुकवाई ना, आज अतिक्रमण हटाओ अभियान नहीं चला। तो इसके पीछे माननीय संवेदनाओं को बहुत जरूरी है। मानसून सर पर है। आपने कहा चलते चलते, आपने कहा कि हाँ मुझे दुख और अफसोस हुआ, शर्म आई आपको? तो अब माफी मांग लीजिए, मांग लीजिए पूरे प्रदेश से माफी। निश्चित तौर पर किसी का भी घर उजड़ना एक दुखदाई विषय, माफी मांगेंगे सर, लेकिन माफी कांग्रेस को मांगनी चाहिए। आप नहीं मांगेंगे ना? अपने स्वार्थ की खातिर आपको कह रहे थे आपको अफसोस हुआ ये तस्वीरें देख के, एक बच्चे ने अपनी मां को खो दिया, आपको अफसोस हुआ? पार्टी आपको नहीं अफसोस हुआ कुंवर साहब? भारतीय जनता पार्टी पुनः उन्हें बसाने की नीति के ऊपर काम कर रही है सर, तभी तो महिला की मौत हो गई। आप लेंगे जिम्मेदारी इसकी? योजना के तहत गरीबों के सर के आशाने का अभी तो आप कह रहे हो करने की नीति बनाई जा रही है, और निश्चित तौर पर वो एक संवैधानिक रूप से काम हो रहा है। लेकिन तो सर संवैधानिक रूप से काम हो रहा है, संविधान में आपको यह कहा है कि किसी का घर मत बसाओ। कांग्रेस ने जिस तरह से अपना वोट बैंक बनाने की दृष्टि से वर्षों से कब्जों किया है, कुंवर साहब कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। कुंवर साहब कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, लेकिन बाकी किसी को नहीं आनी चाहिए। ठीक सर, आप यही कह रहे हैं, लेकिन सरकार आपकी है, शर्म नेहरू जी को आनी चाहिए, है ना? सरकार आपकी है, शर्म नेहरू जी को आनी चाहिए। ये तो आप बिना बात का अगर लांछन लगाना ही चाहते हैं तो आपका अधिकार है लोकतंत्र। कुंवर साहब मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन हकीकत आप भी जानते हैं। मैं हकीकत जानता हूं सर, ये गरीबों को उजाड़ने से अच्छा है उनको विस्थापित कर दीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। मौत भाजपा की वजह से हुई है, जिन्हें कबूलना चाहिए, ऐसे ही नहीं कोई मर गया। वक्त इजाजत नहीं दे रहा लेके अगर आप माफी मांग भी देंगे तो कौन सा बड़ी बात है? आपकी कार्रवाई के कारण मौत हुई है ना, कि हमारी कार्रवाई के कारण हुई है? हम तो बीच बचाव में खड़े थे, आपकी कार्रवाई के कारण मौत हुई है, इसमें माफी मांगने में क्या दिक्कत है? कहें कि हम बीच बचाव हम कर रहे थे, उनको उजाड़ रहे थे। नहीं, जपेन साहब कह रहे हैं माफी आप ही को मांगनी पड़ेगी, आप ही को माफी मांगते हैं, देश से माफी मांग रहे हैं देश से। ठीक, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन बात माफी की नहीं है, बात विस्थापन की है। अवैध अतिक्रमण को कोई भी जायज नहीं ठहराएगा और ना ही ठहराना चाहिए, लेकिन इनको विस्थापित करना चाहिए, एक ये भी सच है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सेठी जी आपका भी, आशीष जी आपका भी, और जपेन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दी इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।